हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम बात करते हैं भाई अपने नेक्स्ट टॉपिक की एम्पीयर सर्किट लॉ की। तो देखो पिछली वीडियो के अंदर हमने क्या किया था भाई, बायो-सवार्ट्स लॉ किया था, उसकी कुछ एप्लीकेशंस थी, उसको हमने क्या किया था, डिस्कस किया था। आज हम अपना एक नया टॉपिक करते हैं जो एम्पीयर सर्किट लॉ, वो क्या है थोड़ा सा अलग है आपके बायो-सवार्ट्स लॉ से। तो एम्पीयर सर्किट लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और एक क्लोज्ड पाथ कि जो लाइन इंटीग्रल होता है मैग्नेटिक फील्ड का क्लोज्ड पाथ के ऊपर इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट थ्रेडिंग इनटू द क्लोज्ड पाथ। यानी म्यू नॉट टाइम्स होता है कोई भी जब हम क्लोज्ड पाथ सिलेक्ट करते हैं उसके करंट के लिए। तो देखो इसके लिए हम क्या करते हैं, मान लेते हैं ये कोई एक क्लोज्ड पाथ एज्यूम कर लिया भाई इस तरह से, ठीक है। ये हमने क्लोज्ड पाथ एज्यूम कर लिया, इसके अंदर करंट आपका क्या कैसे फ्लो कर रहा है भाई, कोई भी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर हम दिखा सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, तो देखो आपने ध्यान रखना कि मैग्नेटिक फील्ड कब प्रोड्यूस होती है, करंट की वजह से। जब किसी वायर के अंदर से करंट जाता है तो जितना ज्यादा उसके अंदर से करंट जाएगा उतनी क्या जाएगी उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जाएगी, ठीक है। लेकिन हम क्लोज पाथ की बात करें तो क्लोज पाथ के अंदर जितना करंट एंटर करेगा उतनी क्या होगी उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। लेकिन साथ में क्या बोला है, वो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो किसके ऊपर होती है, एक पॉइंट की दिखाएंगे, टोटल मैग्नेटिक फील्ड हम दिखाएंगे उसकी, तो उसका हम क्या करेंगे, लाइन इंटीग्रल करेंगे। तो लाइन इंटीग्रल के लिए क्या हो जाता है भाई, जैसे हमने कर दिया B डॉट dl, लाइन इंटीग्रल ओवर ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट थ्रेडिंग इनटू द सर्किट। ये हमारे पास बायो-सवार्ट्स लॉ होता है। तो देखो इसके अंदर इंटीग्रेशन का साइन लगा के इसके ऊपर हमने जो साइन बनाया हुआ है क्या होता है, क्लोज्ड पाथ के लिए होता है। तो द लाइन इंटीग्रल के सरफेस एक इंटीग्रेशन का साइन आता है, सरफेस इंटीग्रल के लिए आपके पास दो इंटीग्रेशन के साइन आ जाएंगे, और वॉल्यूम इंटीग्रल के आपके पास तीन साइन आ जाते हैं भाई इंटीग्रेशन के। तो एक इंटीग्रेशन का साइन है, इसके ऊपर क्लोज्ड लूप हमने बनाया हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, लाइन इंटीग्रल ऑफ क्लोज्ड पाथ किसका भाई, मैग्नेटिक फील्ड का, किसके इक्वल है, म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट थ्रेडिंग इनटू द सर्किट, तो म्यू नॉट आई के इक्वल हो जाएगा। अब इसके अंदर आपने देखना है कि जो क्लोज्ड पाथ होगा उसके अंदर आप किस तरह से दिखाओगे भाई। जैसे मान लेते हैं आपने कोई भी ये हमने क्लोज्ड पाथ मान लिया भाई, ठीक है। अब इसके अंदर करंट इस तरह से एंटर कर रहा है, यानी अपवर्ड से डाउनवर्ड, ठीक है। अगर करंट आपका ऐसे जा रहा है या फिर ऐसे जा रहा है, तो देखो इसमें जो हमने डॉट प्रोडक्ट लिया है वो क्यों लिया है, हमारे पास दो होते हैं, एक क्रॉस प्रोडक्ट होता है, क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो दोनों का अपना अपना मीनिंग होता है। जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो क्या दिखाता है भाई, इनवर्ड सॉरी आउटवर्ड डायरेक्शन को दिखा देता है भाई, सॉरी क्रॉस दिखाएगा आपका इनवर्ड डायरेक्शन को, इनवर्ड डायरेक्शन। और जो डॉट होता है वो आपका क्या दिखाता है भाई, आउटवर्ड डायरेक्शन। तो देखो जब भी किसी क्लोज पाथ के अंदर मैग्नेटिक करंट हम अप्लाई करेंगे या करंट जाएगा उसके अंदर, तो उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या होगी, हमेशा और हमेशा तो नहीं कह सकते लेकिन पॉसिबल क्या होगी भाई, आउटवर्ड में जाएगी, ठीक है। तो आउटवर्ड के लिए हम क्या दिखाते हैं, डॉट प्रोडक्ट। तो यहाँ पर हमने बी और डी के बीच में क्या दिखाया हुआ है, डॉट प्रोडक्ट दिखाया हुआ है, बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो इसका मतलब क्या है कि इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपकी किस साइड में हुई, आउटवर्ड साइड में, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट का। अब देखो एम्पीयर सर्किट लॉ की डेफिनेशन आपको बता दी कि द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर ए क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू द म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट थ्रेडिंग थ्रू द सर्किट। अब इसके अंदर देखो भाई, ये हमारे पास एम्पीयर सर्किट लॉ है, इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, इसको मैं रब कर देता हूं। जैसे हम एक क्लोज सर्किट ले लेते हैं तो उसमें करंट की जो डायरेक्शन होती है वो कैसे दिखाएंगे, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आप कैसे दिखाओगे। तो इसके अंदर जो भी आपको डायरेक्शन दी जाती है वो किससे किससे दी जाएगी भाई, राइट हैंड थंब रूल से दी जाएगी, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल से हम इसकी डायरेक्शन को बताएंगे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को और करंट की डायरेक्शन को। तो देखो भाई सबसे पहले अगर हम क्या करते हैं, कोई एक क्लोज पाथ अपना चूज कर लेते हैं इस तरह से, ये हमने क्लोज पाथ चूज कर लिया। इसके अंदर जो हमें करंट की डायरेक्शन देगी
करंट को आप कैसे करवा सकते हो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो करंट हमने क्या करवा दिया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या करवा दिया, इसके अंदर फ्लो करवा दिया करंट। ठीक है, तो देखो अगर हम करंट ऐसे करते तो मैग्नेटिक फील्ड राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग क्या होती है, हमारा ये थंब रूल है, इसको हम क्या करेंगे भाई, जो हमारे कर्वेचर ऑफ फिंगर वो क्या दिखाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड को, थंब क्या दिखाएगा, करंट की डायरेक्शन को। तो इसके अंदर देखो अगर हम ये मान लेते इसके अंदर ये करंट जा रहा है हमारा, ठीक है, करंट गया ये, तो जो हमारी कर्वेचर ऑफ फिंगर है उसको मैं क्या कर देता हूं, करंट की डायरेक्शन में करूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड आपकी कैसे होगी, इनवर्ड, यानी ऐसे जाएगी ना भैया आपकी इनवर्ड, यानी डॉट प्रोडक्ट जाएगा, यानी करंट इसके अंदर क्या कर रहा है आपका, एंटर कर रहा है। ठीक है, या फिर हम इसको ऐसे दिखा देते हैं कि ये क्या रहा, अपवर्ड से डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है इस तरह से, तो अपवर्ड से डाउनवर्ड डायरेक्शन में आया तो करंट अब भी क्या कर रहा है, इसके अंदर एंटर कर रहा है, यानी करंट की डायरेक्शन हमारी क्या होगी, ये इस तरफ गई ना भाई। तो करंट को ऐसे दिखा सकते हैं कि यहां से वायर आई हमारी और यहां से इस तरह से, यानी करंट आपका क्या होगा, इस तरह से एंटर कर गया इसके अंदर। ठीक है, अब ये एंटर कर गया भाई, तो इसके अंदर हम क्या लेंगे, तो लाइन इंटीग्रल लेंगे किसकी तरफ, अब मैग्नेटिक फील्ड इसकी क्या होगी, आउटवर्ड है ना भाई डायरेक्शन इसकी, तो हम क्या लेंगे, डॉट प्रोडक्ट लेंगे। अब ऐसा है नहीं कि करंट की लूप के अंदर सिर्फ आप एक ही करंट एंटर करें, हो सकता है कोई करंट इससे बाहर भी निकल जाए। तो मान लेते हैं कि जो I2 करंट है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है भाई, I2 तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, करंट की डायरेक्शन को पॉजिटिव और नेगेटिव हम लेंगे। तो जो करंट की डायरेक्शन है वो पॉजिटिव और नेगेटिव किसके ऊपर डिपेंड करेगी भाई, यहाँ पर जो हमारी डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड आपका क्या है, ऐसे क्लॉकवाइज आ रहा था इस तरह से, जब ये ऐसे क्लॉकवाइज आएगा तो करंट की डायरेक्शन आपकी क्या होगी, इस तरफ जा रही है, यानी इसकी जो डायरेक्शन वो किसके लोग है, आई करंट के कोरस्पॉन्डिंग है। तो आई करंट को हम क्या लेंगे, पॉजिटिव, लेकिन जो I2 है वो इस थंब की डायरेक्शन से अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है ना भाई, तो I2 को हम क्या ले लेंगे, नेगेटिव ले लेंगे। तो इस केस में हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 माइनस I2, हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं भाई। ठीक है, क्योंकि I1 आपका पॉजिटिव है, क्योंकि जब हम इस कर्वेचर ऑफ फिंगर के अकॉर्डिंग, रूल के अकॉर्डिंग चलते हैं तो हमारा कौन सा करंट आ रहा है, I1 करंट की डायरेक्शन में, फ्लो की डायरेक्शन हमारा थंब जा रहा है, तो I1 को क्या लेंगे, पॉजिटिव, और I2 क्या है इसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो I2 को हम क्या ले लेंगे, नेगेटिव ले लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, एम्पीयर सर्किट लॉ है। एम्पीयर सर्किट लॉ को ध्यान रखना है कि किस तरह से हमने अप्लाई करना है, सिर्फ उसका एक ही फार्मूला है, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर ए क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू म्यू नॉट I। अब देखो जो ये म्यू नॉट होती है किस क्या होती है, म्यू नॉट होती है परमेबिलिटी ऑफ एनी मीडियम। ठीक है, तो किसी भी मीडियम की परमेबिलिटी हमारे पास कितनी होती है, अगर करंट किसी भी मीडियम के अंदर फ्लो कर रहा होता है और उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड दिखानी होती है, तो जो लाइन इंटीग्रल होगा मैग्नेटिक फील्ड का वो उस मीडियम की परमेबिलिटी और जो करंट उसके अंदर फ्लो कर रहा है दोनों के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आ जाता है। ठीक है, तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। अब देखो जो एम्पीयर सर्किट लॉ है, एक हमारे पास आया था बायो-सवर्ट्स लॉ, तो बायो-सवर्ट्स लॉ और एम्पीयर सर्किट लॉ, ये दो लॉ आते हैं हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, मैग्नेटिज्म के अंदर। ठीक है, अब जैसे देखो ये किसके कोरस्पॉन्डिंग है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट आपने पढ़ी थी, उसके अंदर आपके पास दो फोर्स आए थे, एक आपका आया था भाई कूलम्ब्स फोर्स, एक आपका कूलम्ब्स फोर्स आया था कूलम्ब्स लॉ, और दूसरा आपके पास क्या था भाई गॉस लॉ या फिर गॉस थ्योरम आई थी। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है वो इन दोनों चीजों की प्रवेशता है, कूलम्ब्स लॉ और गॉस थ्योरम के ऊपर, और जो आपका जो मैग्नेटोस्टैटिक है जिसके अंदर आप मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हो, तो उसके अंदर एक बायो-सवर्ट्स लॉ और एक आपका क्या एम्पीयर सर्किट लॉ, इन दोनों लॉ के ऊपर क्या करते हैं, बेस होते हैं ये। तो ये आपने ध्यान रखना, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर बायो-सवर्ट्स लॉ और एम्पीयर सर्किट लॉ आपके इंपॉर्टेंट है, जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर आपके कूलम्ब्स फोर्स और गॉस लॉ आपके इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, तो यहां से आपने एम्पीयर सर्किट लॉ पर क्लियर हो गया होगा भाई। अब देखो जो ये B डॉट dl आया है म्यू नॉट I, इसको आप प्रूव कैसे कर सकते हो कि इसका जो प्रूफ आया है, जैसे हमने गॉस थ्योरम का प्रूफ किया था कि E डॉट ds इज इक्वल टू क्या था, क्या हो भाई एप्सिलॉन, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर ए क्लोज्ड पाथ और एनी क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू किसके इक्वल आया था भाई, क्या हो भाई एप्सिलॉन के इक्वल आया था। ठीक है, यानी कि देखो ध्यान नहीं है तो हम ऐसे लिखते थे ना, E डॉट ds इज इक्वल टू क्या हो भाई एप्सिलॉन,
तो यहाँ पर क्या है बी डॉट डी एल, यहाँ पर ई डॉट डी एस, यहाँ पर म्यू नॉट आई और यहाँ पर क्या था क्या हुआ एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इनके कोरस्पोंडिंग है, तो ये बातें आपने ध्यान रखनी है। तो चलिए हम इसका प्रूव करके दिखाते हैं, जैसे हमने यहाँ पर इसको प्रूव करके दिखाया क्या हुआ एप्सिलॉन नॉट गोस थ्योरम को, इसी तरह यहाँ पर हम एम्पीयर सर्किट लॉ को प्रूव करके दिखाएंगे कि जो एम्पीयर सर्किट लॉ का जो रिजल्ट आया है ये हमारे पास कैसे आया है। ठीक है, तो एम्पीयर सर्किट लॉ की डेफिनेशन और आपने ये डायरेक्शन ध्यान रखनी है, राइट हैंड थंब रूल। जो करंट इसके अंदर एंटर कर रहा है उसको आप पॉजिटिव लोगे और जो करंट इस क्लोज लूप से बाहर जाएगा उसको आप क्या लोगे नेगेटिव लोगे भाई। ठीक है, तो यहां से हमारे पास इसका प्रूफ निकाल के देखते हैं भाई हम कि जो एम्पीयर सर्किट लॉ इसका प्रूफ किस तरह से आएगा। चलिए चलते हैं इसके प्रूफ के ऊपर। यानी हमने क्या प्रूव करना है कि जो बी डॉट डी एल है वो किसके इक्वल प्रूव करना है, म्यू नॉट आई के इक्वल हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो देखो इसके लिए हम क्या करें भाई, एक वायर मानेंगे, उसके अंदर हम क्या माने करंट मानेंगे। हमने क्या कर लिया, एक ही वायर है जूम कर लिया भाई। ठीक है, इसके अंदर क्या जा रहा है आई करंट जा रहा है भाई, यहाँ से एंटर कर रहा है और इसलिए इस तरफ जा रहा है। अब देखो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो किस तरह से आएगी, अगर राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं तो ये क्या हुआ करंट की डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड आपकी क्या आएगी इस तरह से आएगी ना भाई, ऐसे यानी इस तरह से क्लॉकवाइज। तो ये हमने क्या बना दिया भाई, ये एक सेंटर पॉइंट मान लिया, इसके अबाउट हमने क्या कर दिया इसकी मैग्नेटिक फील्ड हमने बना दी भाई, ये हमने लूप बना दी। ये हमने इसके लूप पे जूम कर लिए। अब देखो कोई भी एक पॉइंट पे जूम करेंगे और उसके लिए हम क्या करेंगे भाई मैग्नेटिक फील्ड को निकालेंगे कि कितने इसकी मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास आई है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी आपकी इस तरह से होगी ना भाई, ऐसे जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनक्लोज लूप के अंदर। ठीक है, किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर चली गई। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर कोई पी पॉइंट हमने क्या कर लिया एज्यूम कर लिया, इस पी पॉइंट के ऊपर इस ओ पॉइंट से दूर हमें क्या दिखानी है मैग्नेटिक फील्ड दिखानी है। और देखो ये क्या है सर्कुलर शेप में जा रही है ना भाई, स्फेरिकल सिमेट्री जा रही है हमारे पास ये। तो इसकी रेडियस हमने क्या मान ली आर रेडियस मान ली, जो इस सेकंड लूप हमारे पास मिडिल वाला लूप है ओ पॉइंट से इसकी जो रेडियस हमने मान ली क्या आर मान ली भाई। ठीक है, ताकि इसकी रेडियस होगी तो भी तो स्फेरिकल सिमेट्री बनेगी हमारे पास। ठीक है, अब देखो इस पी पॉइंट के ऊपर अगर आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाओगे या हमारा जो आईडीएल है, जैसे ये हमारे पास क्या है भाई ये पूरा लूप है, इसकी लेंथ एल है, तो हम स्मॉल पोर्शन मानेंगे तो इसके ऊपर जो डीएल होगा इसका स्मॉल करंट एलिमेंट हो जाएगा आईडीएल, उसकी क्या डायरेक्शन होगी। अब इस लूप को मैं यहां से बाहर निकाल देता हूं इस तरह से, ये लूप मैंने मान लिया भाई बाहर निकाल दिया, ये पॉइंट ओ है, इस तरह से इसके अंदर एंटर कर रहा है ये ओ पॉइंट के ऊपर, और यहां से हमारे पास क्या जाएगा ये हमने मान लिया पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट से ये डायरेक्शन क्या हुई आर है आपकी। इस सेकंड लूप को मैंने यहां पर बाहर निकाल दिया, इसके अंदर जो डायरेक्शन जा रही है मैग्नेटिक फील्ड की वो ऐसे जा रही है। तो देखो इस पी पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, यानी कि आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर भी पढ़ा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के ऊपर, तो क्या होती है उसकी टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद आती थी। तो इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी भाई, तो देखो ये इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो हम टेंजेंट किस डायरेक्शन में डालेंगे इसी डायरेक्शन में भाई आउटवर्ड, तो ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होगी। और जो हमारा करंट एलिमेंट हम सिलेक्ट करेंगे आइडियल, वो भी क्या होगा इसी डायरेक्शन के अंदर जाएगा ना भाई, इस ऐसी डायरेक्शन के अंदर दी है। ठीक है, वो भी इसी डायरेक्शन के अंदर हम सपोज करेंगे। तो अब देखो दोनों हमारे पास क्या होगी कोलिनियर होगी, तो इनके बीच का एंगल कितना बना आपके पास 0 डिग्री बन गया भाई। ठीक है, और यहां पर हम क्या ले रहे हैं इसका डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं बी डॉट डीएल हमारे पास। तो देखो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करें भाई, देखो अकॉर्डिंग टू बायोसवर्ट्स लॉ, बायोसवर्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग जो मैग्नेटिक फील्ड आती है किसकी वजह से स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट, वही बात हमारे पास आ जाती है। ये स्ट्रेट वायर है, इसके अंदर करंट और पी पॉइंट के ऊपर हम दिखा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड, तो उसके अंदर जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आई थी
वो क्या आई थी, वो हमारे पास आई थी भाई म्यू नॉट 2i डिवाइड बाई 4 पाई आर। ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आई थी। अगर आपको ध्यान नहीं है तो आप वहां से देख सकते हैं पीछे रिजल्ट में जाके, द स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट, उसके अंदर हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आई थी म्यू नॉट 2i डिवाइड बाई 4 पाई आर। उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस 2 से 4 को कैंसिल करके म्यू नॉट i डिवाइड बाई 2 पाई आर, कैसे भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आई थी, तो इसके अंदर हमने अप्लाई कर दी। अब बायस ला के अंदर चलते हैं भाई हम, तो यहां पर हम करते हैं B डॉट dl इज इक्वल टू, तो देखो लाइन इंटीग्रल हम करते हैं भाई, तो B डॉट हटाएंगे तो dl क्या आ जाएगा cos थीटा। लेकिन आप ये बताओ यहां पर कि जो B और dl के बीच में जो एंगल है वो कितना है यहां पर 0 डिग्री बन रहा है ना भाई, क्योंकि BBC साइड में और DB। देखो अगर आप यहां पर पॉइंट P कंज्यूम ना करके आप यहां पर एज्यूम करते हो तो मैग्नेटिक फील्ड तो आपकी इसी डायरेक्शन में है ना, तो आपके पास इसका जो टेंजेंट आएगा वो इस डायरेक्शन में आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का, और जो आप करंट एलिमेंट सेलेक्ट करो वो भी क्या आएगा इसी डायरेक्शन में आ जाएगा dl। तो दोनों के बीच में आप किसी भी पॉइंट के ऊपर आप जब सिलेक्ट करोगे तो एंगल आपका क्या आएगा 0 डिग्री एंगल आएगा। तो यहाँ पे cos 0 की वैल्यू 1, तो अंदर क्या बच गया भाई आपका d dl। तो जब लाइन इंटीग्रल करोगे तो कांस्टेंट टर्म आपकी बाहर आ गई और लाइन इंटीग्रल आपका किसका बच गया भाई dl का। तो जब b डॉट dl आप करोगे, अब मैं इसको रब कर सकता हूं, ये चीज आपको समझ में आ चुकी होगी और ये डायग्राम भी। तो यहां से हमारे पास क्या आया, तो यहां से देखो b dl, तो b तो हमने बाहर निकाल रखा भाई यहां से, तो b एज इट इज dl का इंटीग्रेशन क्या होगा लाइन इंटीग्रल dl है स्मॉल लेंथ हमने यहां पर मानी थी, यहां पर मैं दिखा देता हूं उस डायग्राम को, और dl भी आप इसी साइड में जा रहा था भाई, ठीक है। ये हमने p पॉइंट एज्यूम कर लिया, तो dl और b दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो यहां पर हमारे पास जो dl होगा टोटल स्मॉल पार्ट एज्यूम करोगे तो आपके पास एक टोटल सर्कमफ्रेंस बन जाएगी भाई, ठीक है, यानी कंप्लीट लेंथ आ जाए, यानी इसकी क्या आ जाएगी सर्कमफ्रेंस। तो क्या होगी हमारे पास b इनटू में क्या हो जाएगा भाई आपका, यानी जो आपका b डॉट dl चल रहा था, तो b इनटू में आपका dl क्या हो जाएगा भाई 2 पाई r, यही होगा r इसकी रेडियस है, तो टोटल सर्कमफ्रेंस क्या आएगी 2 पाई r की इक्वल आएगी। तो यहां पर b की वैल्यू जब हम पुट करते हैं तो म्यू नॉट 2i डिवाइड बाई 4 पाई r इनटू में हमने क्या कर दिया भाई 2 पाई r। अब देखो r से r कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 2 into 2 4, तो कैंसिल होके हमारे पास क्या बचा म्यू नॉट i। तो यहां हम किसको लेके चले थे b डॉट dl को लेके चले थे, और इसका रिजल्ट हमने किसके इक्वल दिखा दिया म्यू नॉट i के इक्वल हमने क्या किया इसका रिजल्ट हमने दिखा दिया। तो यही तो हमें प्रूव करना था b डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट i, ठीक है। और यहां पर आप ये बोलोगे भाई हमने यहां पर सर्कुलर पाथ क्यों एज्यूम किया है, क्योंकि देखो हमें एक ऐसा पाथ एज्यूम करना जिसकी हमें जो वैल्यू होती है वो पता हो, जिसको हमें कैलकुलेट करने में ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। यहां पर हमें इसको क्या माना है स्फेरिकल सिमेट्री माना है, ठीक है। तो सर्कल की फॉर्म में माना है, तो सर्कल की सर्कमफ्रेंस आपको पता होती है कितनी होती है 2 पाई r की इक्वल आ जाएगी भाई, ठीक है, स्फेयर की हमारे पास। तो जो चीज हमें पता होती है हमें बिल्कुल इजी वे में वो चीज करनी होती है। तो b डॉट dl सबसे पहले हमने बायो-सावर्ट्स लॉ से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकाली, क्योंकि एक स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट है, तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी किसी भी पॉइंट के ऊपर वो क्या आएगी म्यू नॉट 2i डिवाइड बाय 4 पाई r। फिर हम इसको b डॉट dl के अंदर पुट कर देते हैं, b dl cos b और dl के बीच में एंगल कितना है आपका 0 डिग्री, cos 0 की वैल्यू 1, तो बचा क्या b dl, जो कांस्टेंट है वो बाहर आ गई, dl इंटीग्रेशन के अंदर बच गया भाई हमारे पास। तो यहां से क्या भाई dl का इंटीग्रेशन क्या हुआ 2 पाई r, ठीक है। तो b की वैल्यू हमने पुट कर दी यहां पर, तो 2 पाई r कैंसिल करके हमारे पास क्या बच गया म्यू नॉट i। तो एक तो ये प्रूफ था हमारे पास कि भाई हम एंगल सर्किट लॉ को कैसे प्रूव कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये सर्कुलर सिमेट्री ना देखे, यानी सिमेट्री पाथ ना देखे, अगर आपके पास कोई भी आर्बिट्रेरी पाथ दे दिया जाए तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड यानी कि जो एम्पियर सर्किट लॉ है उसको आप किस तरह से कैलकुलेट करोगे। यहां पर तो हमने सिमेट्रिकल पाथ लिया था, लेकिन अगर एसिमेट्रिकल कोई भी आर्बिट्रेरी पाथ आपको दे दिया जाता है जिसकी कोई भी एक रेगुलर शेप नहीं है आपकी, तो उसके अंदर आप एम्पियर सर्किट लॉ को किस तरह से अप्लाई करोगे, तो उसके लिए देखते हैं भाई।
तो देखते हैं कुछ आर्बिट्रेरी पाथ के लिए हम एम्पीयर सर्किट का किस तरह से प्रूव करेंगे। बस कुछ नहीं, आपको बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है और आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएंगी चीजें। तो देखो आर्बिट्रेरी पाथ के लिए जो इसका प्रूफ दिखाते हैं, तो हमने क्या लिया, वही एक आर्बिट्रेरी पाथ हमने कंसीडर कर लिया। ये बात हमने कंसीडर कर लिया भाई। अगर कोई रेगुलर शेप में नहीं है तो इसके अंदर जो करंट है वो क्या करा भाई, इससे इस तरह से जा रहा है और यहां से क्या करेगा, इसके अंदर एंटर करेगा, ठीक है, यानी एक्स वाई डायरेक्शन के अंदर आई करंट इसके अंदर क्या करा भाई, फ्लो कर रहा है। यहां पर हम इसका ओ पॉइंट मान लिया, तो आई करंट इसके अंदर फ्लो करके जाएगा भाई। तो हमें क्या करना है, बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई के इक्वल क्या है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एक स्मॉल करंट एलिमेंट हम चूज करेंगे। अब देखो यहां पर मैंने क्या कर लिया भाई, ये करंट एलिमेंट चूज कर लिया ए बी, इसकी लेंथ मैंने क्या मान ली dl1। फिर मैंने क्या कर लिया भाई बी सी, इसकी लेंथ क्या मान ली dl2। फिर मैंने चूज कर लिया भाई सी डी, इसकी लेंथ क्या मान ली dl3। यानी करंट एलिमेंट हम कितने भी चूज कर सकते हैं। जैसे जैसे हम यहाँ पर चूज करते जाएंगे तो हमारे पास क्या आता जाएगा, टोटल पाथ आ जाएगा, यही आर्बिट्रेरी पाथ आ जाएगा। उसको हम क्या करें, लास्ट में ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हम कितने करंट एलिमेंट बनाएंगे, इनफिनिटी बना सकते हैं भाई अपने हिसाब से। तो हमने यहाँ पर 3 करंट एलिमेंट हमने एज्यूम कर लिए। अब इन 3 करंट एलिमेंट को अगर हम यहाँ से देखते हैं भाई सेंटर से, तो ये करंट एलिमेंट जो है इसकी रेडियस हमने क्या मान ली R1 मान ली भाई। और एक भी जो करंट एलिमेंट है हम ये कहते हैं कि यहाँ पर कितना एंगल बनाता है भाई d θ1 एंगल बनाता है। फिर हम क्या करते हैं भाई, सेकंड करंट एलिमेंट हमने मान लिया कौन सा BC, इसकी रेडियस हमने क्या मान ली R2 मान ली, और ये कितना एंगल बनाएगा d θ2 एंगल इसे बना रहा है। फिर CD मान लिया भाई, CD में मान लिया हमने इसकी रेडियस क्या मान ली R3, और ये कितना एंगल बनाएगा हमारे पास d θ3। तो इसी तरह जितने भी आप एज्यूम करोगे करंट एलिमेंट, उनकी रेडियस भी हमने फर्स्ट एज्यूम किया तो ऊपर रेडियस R1, सेकंड की R2, थर्ड की R4, थर्ड की R3, इस तरह जितने भी एज्यूम करोगे हम रेडियस ले लेंगे। एंगल क्या माने भाई, फर्स्ट ने एंगल बनाया d θ1, सेकंड ने बनाया d θ2, थर्ड ने बनाया d θ3, लेंथ हमने मान ली dl1 dl2 dl3। तो वही आ जाएगा भाई हमारे पास अकॉर्डिंग टू बायो-सवार्ट्स लॉ, अकॉर्डिंग टू बायो-सवार्ट्स लॉ। अब देखो ये भी हमारे पास क्या है, एक स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट है भाई, स्ट्रेट वायर कंडक्टर कैरिंग करंट। तो इसके अंदर भी जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, म्यू नॉट 2I डिवाइड बाय क्या आएगा भाई 4πr, ये आएगा। अब देखो अगर मैं तो देखो भाई स्मॉल एलिमेंट dl की वजह से हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो क्या आएगी, वैसे तो हमने बताने बायो-सवार्ट्स लॉ से। तो फर्स्ट करंट एलिमेंट है तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो हमारे पास क्या होगी B1 म्यू नॉट 2I डिवाइड बाय 4πr1 हो जाएगी भाई। इसी तरह सेकंड की वजह से B2 कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट 2I डिवाइड बाय 4πr2, और 3 की वजह से कितनी हो जाएगी B3 इज इक्वल टू म्यू नॉट 2I डिवाइड बाय 4πr3। तो इसी तरह जितने भी हम करंट एलिमेंट चूज करेंगे ये मैग्नेटिक फील्ड हमारी क्या होगी भाई चलती जाएगी। तो अब देखो मैं क्या प्रूव करना है, B डॉट dl इक्वल टू म्यू नॉट I, इसको हम प्रूव करेंगे। तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे भाई, वैल्यू पुट करेंगे। थोड़ी देर में इसको रब कर देता हूं, इसको आपने ध्यान में रखना भाई कि फर्स्ट सेकंड और इसके लिए हमारे पास क्या वैल्यू आएगी। तो यहां से अगर हम बात करते हैं कि लाइन इंटीग्रल ऑफ B डॉट dl टोटल निकालेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगी भाई, ये हो जाएगी भाई हमारे पास कि B1 इन डॉट dl1 प्लस B2 डॉट dl2 प्लस B3 डॉट dl3। जितने भी हम करंट एलिमेंट चूज करेंगे उनकी वजह से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आती जाएगी भाई। अब हम इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या कर सकते हैं भाई, पुट कर सकते हैं। तो देखो जो B डॉट dl आएगा, B डॉट dl इज इक्वल टू, यहाँ पर लाइन इंटीग्रेशन है। कुछ बच्चे सोचेंगे यहाँ पर लाइन इंटीग्रेशन क्यों नहीं लिखा,
तो भी देखो बेटा ये हमारे पास टोटल वैल्यू हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, ये टोटल वैल्यू है। तो इसको हम टोटल वैल्यू क्या करेंगे, पार्ट्स के अंदर डिवाइड करके कैलकुलेट कर रहे हैं, तो सारे पार्ट्स के ऐड करेंगे और यहाँ पर ऐड करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, टोटल वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो उस साइड में आपने इंटीग्रेशन नहीं लगाना है। तो यहाँ पर देखो b1 की वैल्यू पुट करो तो क्या आ जाएगा, म्यू नॉट इनटू में 2i डिवाइड बाय 4 r1 और इनटू में क्या होगा भाई dl1, फिर प्लस में हो जाएगा भाई म्यू नॉट 2i डिवाइड बाय 4 r2 इनटू में क्या हो जाएगा भाई dl2। इसी तरह करते करते हम क्या करेंगे, सारे पोर्शन लिखेंगे। तो सभी लिखेंगे भाई, यहाँ पर थर्ड वाली क्या हो जाएगी, म्यू नॉट 2i डिवाइड बाय 4 r3 इनटू में dl3। हमारे पास ऐसे ही चलती जाएगी भैया, जितनी भी वैल्यू हमें जूम करेंगे यहाँ पर, तो इसको नीचे वाले को हम रख कर देते हैं। तो अब देखो इसके अंदर जो कांस्टेंट चीज है, जो कॉमन चीज, उसको हम बाहर निकाल देंगे, b डॉट dl इज इक्वल टू क्या है भाई, म्यू नॉट 2i डिवाइड बाय हमने क्या कर दिया 4 बाहर निकाल दिया, अंदर आपके क्या पास क्या बचा भाई dl1 डिवाइड बाय r1 प्लस dl2 डिवाइड बाय r2 प्लस dl3 डिवाइड बाय r3। जितनी भी चलती जाएंगे हमारे पास ये वैल्यू आती जाएंगी भाई, ठीक है। अब इसके अंदर देखो dl बाय r1 dl बाय r2, इसका हम क्या करेंगे, तो देखो ये आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि जो थीटा होता है एंगल, वो आपके पास किसके इक्वल होता है भाई, आर्क डिवाइड बाय रेडियस, इसके इक्वल होता है। तो अगर मैं यहां से θ1 की वैल्यू निकालता हूं, θ1, तो θ1 आपका क्या हो जाएगा, कौन सी आर्क बना रही है, ये बना रही ना AB आर्क dθ1, तो क्या होगा आर्क AB, इसकी लेंथ कितनी है भाई dl1, तो ये हो जाएगा dl1 डिवाइड बाय रेडियस कितनी है इसकी r1, यानी कि यहां से क्या हो जाएगा dθ1, यहां पर लिख सकता हूं भाई मैं कि जो dθ1 है आपके पास उसकी वैल्यू क्या आ गई dl1 बाय r1। इसी तरह जो dθ2 आएगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी dl2 डिवाइड बाय r2, और जो dθ3 आएगा उसकी क्या वैल्यू हो जाएगी dl3 डिवाइड बाय r3। इसी तरह से चलती जाएंगी। अब हम यहां पर अगर मैं की वैल्यू पुट कर देता हूं, तो वैल्यू पुट करने के बाद क्या है, आपने फॉर्मूला ध्यान रखना भाई थीटा इक्वल टू r डिवाइड बाय d वाला। तो यहां पर जब की वैल्यू पुट करोगे आप, तो क्या आ जाएगा भाई b डॉट dl इज इक्वल टू म्यू डॉट 2i डिवाइड बाय 4 इनटू में क्या हो जाएगा भाई dl बाय r1 dθ1 प्लस dθ2 प्लस dθ3 प्लस l3, ये चलता जाएगा भाई हमारे पास, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो dθ1 और dθ2 आए, ये तो आपको समझ में आ चुके होंगे भाई सारी बातें, इनको हम रब कर रहे हैं यहाँ से ताकि हमें स्पेस मिल जाए आगे करने के लिए। अब देखो dθ1 प्लस dθ2, ये एंगल हमारे पास यहाँ पर बने dθ1 dθ2 dθ3। इसी तरह जितने भी हम जूम करेंगे तो यहाँ से चलेंगे dθ1 और यहाँ से चलते हैं ऐसे कवर करते हुए करंट एलिमेंट को वापस काम पर आ जाएंगे यहाँ पर, यानी टोटल एंगल कितना बन जाएगा हमारे पास, यानी अगर मैं यहाँ से बोल दूं कि dθ1 प्लस dθ2 प्लस dθ3 प्लस जो भी जाएंगे हमारे पास टोटल एंगल कितना बनेगा 2 पाई के इक्वल, यानी 360 का एंगल बन जाएगा ना भाई। तो 360 को हम क्या लिख सकते हैं 2 पाई लिख सकते हैं। तो जब ये 2 पाई की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करते हैं, तो आपके पास जो लाइन इंटीग्रेशन आता है b डॉट dl का किसके इक्वल आ जाएगा भाई म्यू नॉट 2i डिवाइड बाय आपका क्या हो जाएगा 4 इनटू में। अब यहां से देखो ये क्या बन जाएगा भाई आपका 2 पाई एंगल बन जाएगा। तो देखो 2 into 2 4 और पाई से पाई कैंसिल, तो आपके पास जो b डॉट dl आ गया वो आपके पास क्या वैल्यू आ गई भाई म्यू नॉट i। तो ये हमारे पास क्या होगा, प्रूव करके दिखा दिया भाई हमने, एम्पीयर सर्किट वाला, ठीक है। तो एम्पीयर सर्किट वाला किसी भी आर्बिट्रेरी पाथ के लिए भी हम कर सकते हैं और किसी एक पर्टिकुलर पाथ के लिए भी हम क्या कर सकते हैं भाई उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो b डॉट dl जो लाइन इंटीग्रल होता है मैग्नेटिक फील्ड का और एक क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट थ्रेडिंग इनटू द क्लोज्ड पाथ। तो ये हमारे पास क्या भाई एम्पीयर सर्किट ला है। तो आपने इसको अच्छे से करना है, अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। बस आपने एक रिजल्ट ध्यान रखना है कि जो स्ट्रेट वायर कैरी कंडक्टर वाला है बाय शॉर्ट्स लॉ के अंदर,
वो रिजल्ट हमारा इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड वाला यूज करना है आपने। ठीक है, तो कोई भी चीज इसके अंदर रटने की नहीं है, बस स्टेप बाय स्टेप आपने चलना है। और अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो फिजिक्स को आप कभी भी नहीं भूलोगे। एक बार फिजिक्स को अच्छे से अंडरस्टैंड करके देखो, आपको फिजिक्स के अंदर इतना इंटरेस्ट हो जाएगा, आप किसी दूसरे सब्जेक्ट की तरफ भागोगे भी नहीं भाई। ठीक है, तो आज की वीडियो में सिर्फ हम इतना ही करते हैं। जैसी भी आपको वीडियो लगे, जैसा भी आपको लेक्चर लगे, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि आपकी जो कमियां हो या फिर वीडियो के अंदर जो कमी हो उसको मैं आपके लिए दूर कर सकूं, किसी भी टाइप की हो। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही भाई, थैंक यू।